क्रिकेट के हर दौर में कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनका एक गोल्डन एरा होता है, जैसे कि 2000s में सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस जैसे लेजेंड्स थे। लेकिन जैसे ही वो रिटायर हुए, एक नई एरा की शुरुआत हुई, फैब फोर। What a finish! Virat Kohli. Magnificent stroke from Kane Williamson. Steve Smith takes him on. Oh, it's 4 bits. He gets 4. Yet another 100 for Joe Root. He equals Sir Alistair Cook at the top of the tree for England. मॉडर्न क्रिकेट के सबसे शानदार बैट्समैन का वो आइकॉनिक ग्रुप जो कि एक जनरेशन के बैटिंग ग्रेटनेस का सिंबल बन चुका है। एक एरा था जब इन चारों के बिना क्रिकेट की कोई भी डिस्कशन अधूरी लगने लगती थी। विराट कोहली का अग्रेशन, स्टीव स्मिथ की अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग मास्टरक्लास, जो रूट की क्लासिक एलिगेंस और केन विलियमसन का कंपोज ब्रिलियंस। चार अलग तरीके लेकिन फिर भी एक ही लेगेसी अक्रॉस ऑल दी फॉर्मेट्स, ऑल दी कंडीशंस। इनके रिकॉर्ड सिर्फ नंबर्स ही नहीं बल्कि एक पूरी जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन बन गया। इन्होंने क्रिकेट को सिर्फ डोमिनेट ही नहीं किया बल्कि रिडिफाइन करके रख दिया। लेकिन हर एरा का एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है और इनके साथ भी वही हुआ। एक वक्त आया जब इनकी डोमिनेंस पर सवाल उठने लग गए कि इनके सपोर्टर्स ही इन पर डाउट करने लग गए और साथ ही इन लोगों की कंसिस्टेंसी काफी डिक्लाइन होती जा रही है। पर फिर भी सवाल वही रहता है, क्या फैब फोर का गोल्डन एरा अब गुजर चुका है? क्या नए सुपरस्टार्स इनकी जगह ले रहे हैं या ये एक नए जुनून के साथ वापस आने वाले हैं? लेट्स टॉक अबाउट द एंड ऑफ फैब फोर। बाय द वे, आप सबको एक अपडेट देना है। क्रिकेट एडिक्ट आप फेसबुक पर भी है, उधर सिर्फ वीडियोस ही नहीं बल्कि अमेजिंग क्रिकेट डिस्कशंस भी मिलेंगे एंड इवन आप वहां पर हमसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो, बस एक मैसेज भेजकर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट सब लोग फॉलो कर लो। ऑलमोस्ट एक डिकेड पहले फैब फोर सिर्फ एक टाइटल ही नहीं बल्कि एक जुनून था। स्मिथ, कोहली, विलियमसन और रूट, ये चारों बैट्समैन सिर्फ अपनी टीम के बेस्ट टैलेंटेड बैट्समैन नहीं थे बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के नए आइकन्स बन रहे थे। हर फॉर्मेट में, हर कंडीशन में इन्होंने नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे। जब एक आगे बढ़ता तो दूसरा और बेहतर होने की कोशिश करता। ये कोई राइवलरी नहीं थी, ये ग्रेटनेस के लिए एक दूसरे को पुश करने का एक जुनून था। 2014 से 2019 तक पूरा टेस्ट क्रिकेट इनके आसपास ही घूमता था। उस दौरान इन सब का एवरेज 57 से ऊपर का था। ऐसी कंसिस्टेंसी जो सिर्फ सबसे बड़े लेजेंड्स दिखाते हैं। हर पिच, हर बॉलर, हर चैलेंज, ये चारों हमेशा तैयार रहे। ये सिर्फ रन बनाने वाले बैट्समैन नहीं थे, ये अपनी टीम का कल्चर और आइडेंटिटी डिफाइन कर रहे थे। पर वो कहते हैं ना, वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता। आज के टाइम में भी ये फैब फोर है पर उनका एरा वैसा नहीं रहा। केन विलियमसन और जो रूट अब भी टेस्ट क्रिकेट में रेगुलरली रन्स बना रहे हैं। लास्ट ईयर लॉर्ड्स में श्रीलंका के अगेंस्ट जो रूट ने जो ट्विन सेंचुरी मारी और पाकिस्तान के अगेंस्ट वो फैबुलस डबल 100, उनसे उन्होंने ये साबित किया कि वो भी दुनिया के शानदार टेस्ट बैट्समैन में से शुमार है। लेकिन स्टीव स्मिथ और विराट कोहली के लिए पिछले कुछ साल उतने शानदार नहीं रहे। सोचिए, जितनी टेस्ट सेंचुरीज जो रूट ने इन 3 मैचेस में बनाई है उतनी विराट कोहली ने 2020 से लेकर अब तक मार्च 2025 के बीच में नहीं मारी टेस्ट क्रिकेट में। ये सिर्फ स्टैट्स के लिए एक चेंज नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा चेंज है। और सिर्फ बैटिंग नहीं, लीडरशिप भी बदल चुकी है। एक वक्त था जब ये चारों अपनी टीम्स के फ्यूचर लीडर्स माने जा रहे थे और ऐसा हुआ भी। पर आज इनमें से कोई भी प्राइमरी कैप्टन नहीं रहा। किसी ने खुद अपना थ्रोन छोड़ दिया तो किसी का टेन्योर कंट्रोवर्सी में खत्म हुआ। लेकिन एक चीज नहीं बदली, इनका प्रेजेंस। जब ये आउट होते हैं सामने वाली टीम ऐसे सेलिब्रेट करती है जैसे कोई बड़ी लड़ाई जीत ली हो, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेटर नहीं, एक एरा का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है, अगर फैब फोर कैसे बना? कि 4 अलग अलग देशों से आए बैट्समैन एक ही टाइम पर ग्रेटेस्ट बन गए। तो आइए समझते हैं कि कैसे फैब फोर शुरू हुआ। इस टर्म की शुरुआत हुई 2014 में जब लेट न्यूजीलैंड क्रिकेट लेजेंड मार्टिन क्रो ने एक शब्द दिया जो आज भी क्रिकेट दुनिया में गूंजता है, फैब फोर। मार्टिन जैसे लेजेंडरी प्लेयर का टैलेंट पे नजर रखना कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने ESPN क्रिक इन्फो के एक आर्टिकल में फैब फोर को मॉडर्न क्रिकेट के नए आइकन्स बताया था। तब तक ये चारों सिर्फ उभर रहे थे, लेकिन उनके खेल में एक ऐसी सॉलिडिटी थी जो क्रिकेट के नए एरा की शुरुआत का एहसास करवा रही थी। Magnificent stroke from Kane Williamson. This is a proper player and he has put on a batting masterclass. एंड इवन उन्होंने बीटल्स के फैब फोर से भी इनको कंपेयर किया, एक बैंड जो अपने वक्त का फेस बन चुका था। जैसे कि ये 4 क्रिकेटर आगे चलकर मॉडर्न क्रिकेट का फेस बनने वाले थे। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन, ये तीनों ही बैट्समैन एक ही अंडर-19 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। इन्होंने ICC यूथ अकेडमी में 7 प्रैक्टिस करी थी और जो रूटिंग के 2 साल बाद 2010 में अंडर-19 वर्ल्ड कप का पार्ट बने थे। फैब फोर का कंसेप्ट सच में दुनिया भर में तब मशहूर होने लगा जब 2016 से 2018 के बीच इनका असली डोमिनेंस दिखा। एक वक्त था जब स्मिथ और कोहली स्पॉटलाइट में थे, लेकिन रूट और विलियमसन भी अपने ब्रिलियंस के साथ उनके साथ साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो सबसे पहले विराट कोहली, जिन्होंने 2016 से 2019 के बीच सिर्फ 43 टेस्ट मैचेस में 4208 रन बनाए, इंक्लूडिंग 16 सेंचुरीज जिनमें से 7 डबल सेंचुरीज थी और 66.79 का अमेजिंग एवरेज। ये पीक उनकी लेगेसी का सबसे बड़ा पिलर है और शायद आज भी उनकी जगह टीम में बनाए रखने का सबसे बड़ा रीजन भी। नेक्स्ट इज स्टीव स्मिथ, जिनकी बात करें तो पेंडेमिक से पहले तक, पेंडेमिक
से पहले तक स्टीव स्मिथ नंबर्स के मामले में एक अलग ही लेवल पर थे। 7,227 रन, 62.84 का एवरेज, और ये सब डॉन ब्रैडमैन के बाद किसी भी बैट्समैन के लिए बेस्ट था। स्टीव स्मिथ का वो मजेदार बैटिंग स्टाइल अब भी वैसा ही है, लेकिन 2019 तक वो वर्ल्ड क्रिकेट में एक अनमैचेबल फोर्स थे। 2020 के बाद से विलियमसन ने कंसिस्टेंसी का एक नया बेंचमार्क सेट किया। सिर्फ 23 टेस्ट मैचेस में 2,897 रन, 67.6 का जबरदस्त एवरेज। ये दिखाता है कि कैसे वो हर दौर में अपने गेम को इवॉल्व करने वाले प्लेयर है। एंड द लास्ट वन इज जो रूट, जो पेंडेमिक के बाद फैब 4 के नए लीडर बने। उन्होंने 2020 के बाद जब क्रिकेट वापस शुरू करा, पोस्ट पैंडेमिक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन उन्हीं के नाम है, एंड द नंबर इज मोर देन 5,000 रन। लेकिन ये सवाल अब अक्सर उठता है, क्या फैब 4 का वक्त गुजर चुका है? लेकिन ये सिर्फ वक्त नहीं, एक पूरा एरा था जब ये चारों क्रिकेट पर राज कर रहे थे। हर एक का सफर अलग था, और वही इनकी कहानी को और भी खास बनाता है। सबसे पहले 2014, जब इस नए दौर की शुरुआत हुई थी। विराट कोहली ने 2014 में अपनी टेस्ट ब्रिलियंस दिखाई 847 रन के साथ, जिसमें एडिलेड के 141 और 115 रन की वो मास्टर क्लास इनिंग शामिल है। ओडीआईज में भी वो अलग लेवल पर थे, 1054 रन विद एन एवरेज ऑफ 58.55। एंड यहाँ पर मेन हाईलाइट रही उनकी श्रीलंका के अगेंस्ट 139 रन के अनफॉरगेटेबल इनिंग्स। What a finish! Virat Kohli, the master on the block. लेकिन स्टीव स्मिथ भी यहाँ पर पीछे नहीं रहे। उन्होंने इस साल 1146 टेस्ट रन बनाए विद अ माइंड ब्लोइंग एवरेज ऑफ 81.85, और एडिलेड में ही इंडिया के खिलाफ वो फैंटास्टिक 162 रन। अब बात करते हैं उनकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट दीज इयर्स। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने भी खुद को एस्टैब्लिश किया विद 929 टेस्ट रन एट एवरेज ऑफ 61.93। इसमें श्रीलंका के खिलाफ एक एलिगेंट 242 रन की नॉक भी शामिल थी। और वहीं इंग्लैंड के नए जमाने के स्टार जो रूट 777 रन के साथ अपनी पहचान बना रहे थे। कमिंग टू 2015, विराट कोहली ने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी इंपैक्ट डाला, वो भी 305 रन के साथ, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ प्रेशर में 107 रन भी शामिल है। पर ये साल स्टीव स्मिथ का था, 1474 टेस्ट रन विद एन अमेजिंग एवरेज ऑफ 73.70, और लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ एक मैजेस्टिक इनिंग ऑफ 215 रन। वहीं विलियमसन ने टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को एक कंसिस्टेंट फोर्स बनाया, 1172 रन विद एन एवरेज ऑफ 90.15। लेकिन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में उनकी इनिंग्स शॉर्ट रही। जो रूट भी इंग्लैंड के लिए एक सॉलिड प्लेयर बन रहे थे। एशेज में एक मैच विनिंग 130 के साथ उन्होंने अपनी वैल्यू और बढ़ाई। फिर आता है साल 2016, द मेन ईयर ऑफ डोमिनेंस। इस साल विराट कोहली एक रन मशीन बन गए थे, 1215 टेस्ट रन विद एन एवरेज ऑफ 75.93। इंग्लैंड के खिलाफ एक सेंसेशनल 235, एंड इवन ओडीआई क्रिकेट में भी उनका ये टेरर जारी रहा, 92.37 का अनबिलीवेबल एवरेज। स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में अपनी कंसिस्टेंसी दिखा रहे थे, जहां उन्होंने 1079 टेस्ट रन बनाए। वहीं विलियमसन ने ओडीआईज में शाइन किया, 753 रन विद एन एवरेज ऑफ 62.75, और रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ एक करियर डिफाइनिंग 254 रन बनाए। Next 2017, the year that witnessed another peak performances. विराट कोहली ने एक और लेवल पर जाके परफॉर्म किया, 1059 टेस्ट रन विद एन एवरेज ऑफ 75.64, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ 243 रन भी थे, एंड इवन ओडीआईज में 1460 रन विद एन एवरेज ऑफ 76.84, एंड इवन स्टीव स्मिथ का पीक भी यही था, 1305 टेस्ट रन विद एन एवरेज ऑफ 76.76, और एशेज में 239 रन का एक जॉ ड्रॉपिंग नॉक। विलियमसन और रूट भी अपनी कंसिस्टेंसी दिखाते रहे, और यहाँ पर जो रूट का 190 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हाईलाइट रहा। देन आता है साल 2018, वो साल जहां हमने सभी चीजों का हाइज और लो विटनेस किया, स्टार्टिंग फ्रॉम विराट कोहली, जिन्होंने फिर अपनी डोमिनेंस प्रूव करी, 1322 टेस्ट रन विद एन एवरेज ऑफ 55.08। लेकिन ये साल स्मिथ के लिए डार्क फेस बन गया। सैंड पेपर गेट स्कैंडल ने उनकी जर्नी को काफी रोक दिया, क्योंकि उनके ऊपर एक साल का बैन लगा दिया गया था। इस साल विलियमसन ने काफी क्लासी नॉक्स खेली, पाकिस्तान के खिलाफ 139 रन की नॉक हाईलाइट रहे। जो रूट ने भी अपनी जगह बनाई रखी, 948 टेस्ट रन के साथ उन्होंने इंग्लैंड की कई जीतों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वेयर वी विटनेस कमबैक्स एंड वर्ल्ड कप मैडनेस। विराट कोहली ने ओडीआईज में 1377 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मास्टरफुल 254 की नॉक भी खेली, एंड इसी साल फाइनली स्टीव स्मिथ सस्पेंशन के बाद वापस आए और प्रूव किया कि क्यों वे बेस्ट बैट्समैन है, और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 965 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 74.23, और एशेज में उनकी 144 की नॉक लेजेंडरी थी। हमने ऑलरेडी स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के कमबैक के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको वीडियो देखना है आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। केन विलियमसन न्यूजीलैंड को एज अ कैप्टन वर्ल्ड कप फाइनल तक ले गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड वो वर्ल्ड कप फाइनल हार गई। हमने ऑलरेडी उस कंट्रोवर्शियल और थ्रिलिंग फाइनल के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो वीडियो देखना है आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
केन विलियमसन ने उस साल 578 रन बनाए, जिसमें उनका वेस्ट इंडीज के खिलाफ 148 रन बनाना एक एपिक मोमेंट रहा। रूट ने भी वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन में अपना रोल निभाया और इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जितवाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये पीक सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था, बल्कि पुरानी कहानी का एक शानदार चैप्टर था। कोहली का जुनून, स्मिथ का अलग तरीका, विलियमसन की काम इंटेंट और जो रूट का खुद पर भरोसा, हर एक ने अपने अंदाज में क्रिकेट को नए स्टैंडर्ड्स दिए। उनका छोड़ा हुआ असर सिर्फ रिकॉर्ड बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि हर उस फैन के जहन में हमेशा जिंदा रहेगा जिन्होंने इनको खेलते हुए विटनेस किया। लेकिन अब यहाँ पर एक मेन सवाल उठता है, क्या फैब 4 का वक्त सच में खत्म हो रहा है? फैब 4 ने 2014 से 2019 के बीच टेस्ट क्रिकेट को अपनी बैटिंग से डिफाइन किया था, पर 2020 के बाद इनका कलेक्टिव डाउनफॉल दिखने लगा। चेंजिंग क्रिकेट फॉर्मेट्स, एज और नए काउंटर स्ट्रैटेजीज, इन सभी चीजों ने इनके इम्पैक्ट को कम कर दिया। हम इन सभी प्लेयर्स के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। कोहली का अग्रेशन और कंसिस्टेंसी इंडिया के लिए एक गारंटी थी, पर 2020 के बाद विराट कोहली के टेस्ट नंबर्स एकदम डाउनवर्ड स्पाइरल में चले गए। 2020-23 के बीच सिर्फ 1452 रन विद एन एवरेज ऑफ 31.52। ये वही कोहली थे जो 2016 से 2019 के बीच 14 सेंचुरीज मार चुके थे। उनका यही 2019-2023 का सेंचुरी ड्रॉट फैंस के लिए एक बड़ी चिंता थी। ओडीआई और टी20 जैसे फॉर्मेट्स में उनका इम्पैक्ट फिर भी बना रहा, जैसे 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में 82 वर्सेस पाकिस्तान, या फिर साल 2023 में टोटल 6 ओडीआई सेंचुरीज। पर टेस्ट क्रिकेट, जो कि फैब 4 की असली पहचान थी, वहां उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डाउन थी। विराट कोहली 2015 से ही टेस्ट कैप्टन थे और 2021 तक इंडिया को नंबर 1 टीम बनाए रखा, पर 2022 में उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी को छोड़ दिया और मेंटल फटीग के चक्कर में एक महीने का ब्रेक भी ले लिया था। अब अगर उनके डाउनफॉल को सीरीज बाय सीरीज देखें तो वो शुरू हुआ था 2021 इंग्लैंड टूर से। अब आप स्क्रीन पर ये स्टैट्स देख सकते हो जो कि उनके सीरीज बाय सीरीज डाउनफॉल के बारे में है। इसके अलावा टेक्निकली भी उनका गेम एक्सपोज्ड होने लगा। इन स्विंगर्स और ऑफ स्टंप डिलीवरीज उनके लिए एक वीक पॉइंट बन गए, जो 2021 के इंग्लैंड टूर में क्लियर दिख भी गया था। एंड तब से रेगुलरली वो इसके साथ स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे। साल 2020 तक फैब 4 में सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरीज विराट कोहली के पास ही थी, लेकिन 2020 के बाद सबसे कम उनके नाम है, सिर्फ 30। नाउ नेक्स्ट इज स्टीव स्मिथ, जो कि एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के सबसे डिपेंडेबल टेस्ट बैट्समैन थे। उन्होंने भी 2020 के बाद एक मिक्स्ड फेज देखा है। 2020 से 2023 के बीच उन्होंने टोटल 29 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 2235 रन बनाए और साथ में 6 सेंचुरीज भी जड़ी। अब इन स्टैट्स को अगर हम देखें, ये काफी डिसेंट लगती है, लेकिन उनका जो डोमिनेशन 2015 से 2019 के बीच में था, वो वापस से हमें नहीं देख पाया। 2021-22 के एशेज में उनका एवरेज सिर्फ 30.5 का था और 2023 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी उन्होंने काफी बुरा परफॉर्म किया, बस 145 रन, वो भी 29 के एवरेज के साथ। 2022 में उनकी फॉर्म काफी अच्छी रही। पाकिस्तान के अगेंस्ट 56.5 का एवरेज, श्रीलंका टूर पे 75.5 एवरेज और एक सेंचुरी भी, एंड फिर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक 200 रन का नॉक, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक और सेंचुरी मारी। लेकिन इसके बाद 2023 के WTC फाइनल उन्होंने एक 100 मार के कमबैक किया, लेकिन एशेज का ओवरऑल एवरेज सिर्फ 37.3 रहा। 2023 की पाकिस्तान सीरीज में 38.8 का एवरेज, जो उनके स्टैंडर्ड से काफी नीचे था। फिर 2024 में पहले वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 91 रन बनाकर अपनी सेंचुरी से केवल 9 रन दूर रह गए। फिर 2024 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2 टेस्ट 100 मार के उन्होंने वापस से अपनी टॉप फॉर्म दिखाई। एंड मोस्ट रिसेंटली 2025 में श्रीलंका टूर में उन्होंने 2 सेंचुरी बनाई। स्टीव स्मिथ का डिक्लाइन मेजरली काउंटर स्ट्रैटेजीज की वजह से आया, पर्टिकुलरली लेग साइड ट्रैप्स और शॉर्ट बॉल टैक्टिक्स, जो कि इंग्लैंड और इंडिया के बॉलर्स ने 2021-2023 के बीच अडॉप्ट किया, क्योंकि उनके रिफ्लेक्सेस फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट थोड़े स्लो होने लगे थे। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, स्टीव स्मिथ ने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया आफ्टर ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट टू इंडियन क्रिकेट टीम इन द सेमीफाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025। लीडरशिप अनसर्टेनिटी भी एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाल रही थी, क्योंकि सैंड पेपर गेट स्कैंडल के बाद उन्होंने फुल टाइम कैप्टनसी रीगेन नहीं करी थी, एंड पैट कमिंस के एब्सेंस में उन्हें कैप्टनसी दी जाती है। करंटली स्मिथ के पास 36 टेस्ट 100s है विद एन एवरेज ऑफ 53.56। साल 2023 में उनकी फॉर्म में डिप जरूर आया, पर 2024 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से उन्होंने एक रिसर्जेंस जरूर दिखाया, जिसमें मल्टीपल सेंचुरीज उनको वापस कंसिस्टेंसी की तरफ ले जा रही है। नाउ नेक्स्ट इज जो रूट। 2020 से पहले फैब 4 कैटेगरी में जो रूट को सबसे अंडररेटेड मेंबर कहा जाता था, लेकिन 2020 के बाद जो रूट ने फैब 4 का सबसे अंडररेटेड मेंबर होने का टैग हटा दिया था। 2021 उनके लिए एक हिस्टोरिक ईयर बना, 1708 रन, 6 सेंचुरीज और 61 की एवरेज। एंड देन 2022-23 में भी उन्होंने एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करी। 2022 में 1098 रन, 500 और 45.7 की एवरेज। 2023 में 787 रन, 2 सेंचुरीज और 65.68 की एवरेज। देन 2023 के एशेज में 51.5 की एवरेज के साथ उन्होंने एक सेंचुरी भी जड़ी, और फिर पाकिस्तान सीरीज में 262 का एक डबल 100 भी मारा। अगर हम 2020 से 2023 तक देखें तो जो रूट ने 3593 टेस्ट रन और 13 सेंचुरीज बनाई है, जो कि कंपैरेटिवली विराट कोहली और स्टीव स्मिथ से ज्यादा है। एंड इस वजह से
वो इस टाइम पर उनसे आगे भी थे। अब तक उनके 36 टेस्ट हंड्रेड्स हो चुके हैं, जो कि ऑलमोस्ट स्टीव स्मिथ के इक्वल है। एंड इवन जो रूट ने अक्टूबर 2024 में सर एलिस्टर कुक का इंग्लैंड के हाईएस्ट टेस्ट रन स्कोरर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। 2024 के पूरे साल में उन्होंने 6 सेंचुरीज बनाई और उनका अटैकिंग गेम और अडेप्टेबिलिटी और भी इंप्रूव हो गई, स्पेशली बैस बॉल के अप्रोच के साथ। हमने ऑलरेडी बैस बॉल के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज केन विलियमसन। 2020 के बाद इंजरीज और कैप्टनसी छोड़ने के बावजूद केन विलियमसन फैब 4 के मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन बने रहे। दिसंबर 2020 में उन्होंने अपनी डोमिनेंस दिखाई जब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने अपने करियर का बेस्ट नॉक मारा 251 रन का और न्यूजीलैंड को एक इनिंग्स और 134 रन से जीत दिलाई। फिर जून 2021 में उनकी लीडरशिप पीक पर थी जब उन्होंने न्यूजीलैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी जितवाई, वो भी इंडियन टीम को फाइनल में हराकर। देन उसी साल हुए T20 वर्ल्ड कप में भी वो अपनी टीम को फाइनल तक ले जा पाए और साथ में न्यूजीलैंड के टॉप स्कोरर भी रहे 216 रन और उनका एवरेज था 43.20 का। एंड इवन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने 85 रन की धमाकेदार इनिंग भी खेली। फिर दिसंबर 2022 में उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ दी, पर उनका फॉर्म और इंप्रूव हुआ और वो न्यूजीलैंड के पहले बैट्समैन बने जिसने 5 टेस्ट डबल हंड्रेड्स मारी हो और साथ में वो रॉस टेलर को क्रॉस करके हाईएस्ट टेस्ट रन स्कोरर भी बन गए। 2023-24 में भी उन्होंने अपनी फॉर्म मेंटेन करी। उस टाइम पीरियड में 10 सेंचुरीज बनाते हुए उन्होंने अपने टोटल 33 टेस्ट हंड्रेड्स कंप्लीट किए और साथ में 54.88 का एवरेज मेंटेन किया। फिर उन्होंने 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट की कैप्टनसी छोड़ दी, पर उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 फरवरी 2025 को 2060 डेज के बाद उन्होंने अपनी 14th ODI सेंचुरी मारी और सबको दिखाया कि वो अब भी फैब 4 के एक रिलायबल परफॉर्मर है। अब यहाँ पर असली सवाल ये आता है कि क्या फैब 4 का एंड आ रहा है, क्योंकि फैब 4 का डाउनफॉल सिर्फ नंबर से ही नहीं बल्कि क्रिकेट के ओवरऑल शिफ्ट से भी डिफाइन होता है। विराट कोहली का स्ट्रगल, स्मिथ का इनकंसिस्टेंट पैच, रूट का डोमिनेंस और विलियमसन का स्टेडी गेम सब दिखाता है कि एक एरा चेंज हो रहा है और फैब 4 अब भी रेलेवेंट है, पर उनकी जो इनविंसिबिलिटी वाली इमेज थी वो धीरे धीरे फेड हो रही है। फैब 4 एक एरा का सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक पूरी जनरेशन के क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड्स का एक रिप्रेजेंटेशन था। ये 4 क्रिकेटर सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलते थे बल्कि हर बार नए बेंचमार्क सेट करते थे और क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल ले जाते थे। आज जब नए स्टार जैसे सचिन रविंद्र, हैरी ब्रूक, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर्स हेडलाइट्स बना रहे हैं, इनकी इन अच्छी परफॉर्मेंस के बीच एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या ये नए प्लेयर्स फैब 4 की लेगेसी को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या एक नया फैब 4 तैयार हो पाएगा? खैर इन सब सवालों का जवाब समय बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, चाहे नए बैटिंग आइकन्स बने पर विराट कोहली का अग्रेशन, स्टीव स्मिथ की रेजिलेंस, जो रूट की एलिगेंस और केन विलियमसन के कंपोजर की कहानी हमेशा याद रहेगी। क्रिकेट में नए दौर आते हैं, नए लेजेंड्स बनते हैं, पर कुछ एरास कभी पुराने नहीं होते। फैब 4 का गोल्डन पीरियड शायद अब उतना डोमिनेंट ना हो, लेकिन इनकी कहानी क्रिकेट की हिस्ट्री का एक हिस्सा बन चुकी है, एक ऐसा हिस्सा जो हमेशा फैंस के दिलों में जिंदा रहेगा। वेल ये थी कहानी फैब 4 के बारे में। आपके हिसाब से नेक्स्ट फैब 4 प्लेयर्स कौन हो सकते हैं? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। अगर स्टीव स्मिथ और वार्नर के कमबैक के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर विनोद कामली के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।